हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स के अंदर मांग के बारे में, कंसेप्ट ऑफ डिमांड, मांग की अवधारणा। उसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। और मांग की अवधारणा के अंदर हमने मांग के आवश्यक तत्व, मांग के बारे में, मांग के निर्धारक तत्व, उसके बाद हमने मांग में जो अनुसूचियाँ पढ़ी थी, उसके बाद मांग मात्रा में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन, यानी एक ही मांग वक्र के बिंदुओं में परिवर्तन और मांग वक्र का बदलना, इसके बारे में हमने कंप्लीट पढ़ा है। मांग में विस्तार, मांग में संकुचन, मांग में कमी, मांग में वृद्धि। आज जो हमारा इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक, इसी लेसन का कंटिन्यू आगे जो टॉपिक आता है वो आता है मांग का नियम। मांग का नियम। देखो, मांग के नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं आज भी। मांग का नियम क्या है, क्या कहता है मांग का नियम? वैसे आपका पढ़ा हुआ है ये, मैं आपको यहाँ बताऊंगा नहीं, आपको सर हमारा ये तो पढ़ा हुआ है। क्योंकि हम देखो, मांग अगर आपने जब हमने ये लेसन शुरू किया था ना, मांग की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ डिमांड, उसमें मैंने सबसे पहले आपको क्या कहा था, मांग का अर्थ बताया था, है ना। मांग की एक परिभाषा दी थी आपको। बस उसी परिभाषा के आधार पर हमने व्यक्तिगत मांग सूची बनाई थी, बाजार मांग सूची बनाई थी, मांग को जान करने वाले तत्व बताए थे, मांग में विस्तार और संकुचन बताया था, मांग में कमी वृद्धि बताई थी। कहने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ आपको वो एक लाइन याद होनी चाहिए, वो परिभाषा याद होनी चाहिए, आपका पूरे का पूरा लेसन ही आपका कंप्लीट हो जाता है। यानी आपको कम पढ़कर ज्यादा याद रखना है। देखो, ज्यादा पढ़ के तो कम याद तो कोई रख सकता है, ज्यादा पूरी रात रट्टे मारते चलो, रात दिन में रट्टे मारते चलो, यानी कम से कम दिन में अगर 100 पेज पढ़ोगे तो 10 पेज तो याद रह ही जाएंगे। लेकिन हमें 10 पेज पढ़कर 100 पेजों को याद करना है। इसका मतलब हमें एक ही फैक्ट को लेकर पूरी की पूरी हमें पूरा लेसन कंप्लीट करना है। हमें ऐसा नहीं करना भी प्रत्येक चीज का रट्टा मारना है, ठीक है। तो देखो, मांग का नियम क्या कहता है। मैं सबसे पहले इसकी एक छोटी सी परिभाषा लिखता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मैं एक लाइन लिख देता हूँ, साथ में तो आपका वो लाइन पढ़ी हुई है और साथ में आपको समझ आ जाएगा भी हम पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, मांग को निर्धारण करने वाले बहुत से तत्व होते हैं, बहुत से तत्व होते हैं, जैसे वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तु में आपने दो पढ़ी थी, स्थानापन्न और पूरक। संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की पसंद, रुचि, भविष्य की प्रत्याशाएं। ये चीज हम पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? एक बहुत पढ़े थे हमने। ये एक आपको याद आ रहा है, जनसंख्या का आकार, राष्ट्रीय का वितरण। यानी कहने का मतलब इनको तो हम पढ़ चुके हैं, बात। इसका मतलब मांग को निर्धारण करने वाले बहुत से तत्व होते हैं, ठीक है। उन सभी तत्वों में वस्तु की कीमत को छोड़कर बाकियों को क्या रखना है? स्थिर रखना है, बस। वस्तु की कीमत को छोड़कर बाकी जितने भी तत्व है, जो अन्य तत्व होते हैं, आप कह सकते हो वस्तु की कीमत को छोड़कर अन्य तत्वों को स्थिर रखना है। तो परिवर्तन किसमें करना है? वस्तु की कीमत में परिवर्तन करना है। किसमें करना है? वस्तु की सेवा की कीमत में। अब सुनो बात, सेवा की कीमत में कर देते हैं परिवर्तन। इसमें क्या परिवर्तन ही तो करना है, कम ज्यादा ही तो करना है, तो कर दो, बिल्कुल सिंपल है। अन्य बातें समझ गए? अन्य बातें, भोक्ता क्या है, भोक्ता की पसंद, भोक्ता की रुचि, संबंधित वस्तु की कीमत, स्थानापन्न वस्तु है, पूरक वस्तु है, भोक्ता की जो फैशन है, आदत है, रुचि है, उन सभी में क्या करना है? सभी को क्या रखना है? स्थिर रखना है। सभी को क्या रखना है? स्थिर रखना है। तो मैं लेता हूं अन्य बातों को स्थिर, या अन्य बातें स्थिर रहते हुए जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। अब मेरे को आप बताओ, हमने इतना मांग का कंसेप्ट कर चुके हैं, कंसेप्ट और डिमांड के बारे में पढ़ चुके हैं, मांग की अवधारणा के बारे में पढ़ चुके हैं। अब मेरे को आप बताओ कि जब वस्तु की कीमत बढ़ती है
तो वस्तु क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। उससे मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, बहुत बार पढ़ चुके हैं हम। वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल सही है, मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मांग कम होगी, क्योंकि जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है ना तो वस्तु महंगी हो जाती है, और महंगी वस्तुओं को हमेशा क्या करते हैं, कम खरीदते हैं। कीमत बढ़ने पर ज्यादा नहीं खरीदते, कम खरीदते हैं। तो लिख दो साथ में, वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो एक उपभोक्ता, साथ में भोक्ता लिखो, जो मांगने वाला भोक्ता है, एक उपभोक्ता वस्तु की मांग मात्रा में कमी कर देता है, कमी कर देता है, या मांग मात्रा कम हो जाती है, या मांग मात्रा, जैसे भी आपकी लैंग्वेज में लिखो, आपको तो बात स्पष्ट लिखनी है। अभी अगर कीमत कम हो रही है तो मांग मात्रा कम लिख करनी है। अब वो कम आपकी लैंग्वेज में कैसे लिखो, गलत नहीं करेगा कोई भी। मैं कहता हूं मांग मात्रा कमी कर देता है, आप कह दो मांग मात्रा कम हो जाती है, या मांग को मात्रा कम खरीदता है, जिससे भी आपको सूट लगे, जैसे आप याद कर सकते हो जिस लाइन के अंदर, अपनी लाइन में लिखो, अपनी भाषा में लिखो, कोई गलत नहीं करेगा। हमें तो मेन फैक्ट ये याद रखना है कि कीमत बढ़ने पर मांग क्या होती है, कम। अगर मैं इसके उल्टा साथ में लिख दूं, और जब वस्तु की कीमत घट जाती है तो उसकी मांग मात्रा, या एक उपभोक्ता उसकी मांग मात्रा को बढ़ा देता है, क्योंकि कीमत कम हुई है। क्या हुई है, कीमत कम हुई है। अगर कीमत कम हुई है तो वस्तु सस्ती होगी, और जो वस्तु सस्ती हो जाएगी, कीमत कम हो जाएगी, उस वस्तु को हम ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा लेंगे उस वस्तु को। सिंपल सी बात है। अगर आइसक्रीम 5 रुपए मिल रही है, हमारे पास रुपए 10 है तो हम 2 खरीद लेंगे। अगर वही 2.5 रुपए मिलने लग जाए तो हम 4 खरीद लेंगे, क्योंकि कीमत कम हो गई, इसी कारण हम ज्यादा बढ़ा रहे हैं। अगर वही 10 रुपए में मिलने लग जाए तो हम एक ही खरीदेंगे, क्योंकि कीमत बढ़ गई। यानी कीमत बढ़ने पर वस्तु महंगी हो जाती है, उसको कम खरीदते हैं, और कीमत घटने पर वस्तुएं सस्ती हो जाती है तो उसको हम ज्यादा खरीदते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, अब मैं आगे एक लाइन और लिखता हूं, मेन लाइन लिखता हूं, अलग मार्कर से लिख देता हूं, ध्यान से देखना। ये बढ़ा देता है इस प्रतिलोम या विपरीत संबंध को मांग का नियम कहते हैं। कितना सिंपल है, देखो इस चीज को हम कितनी बार कर चुके हैं। व्यक्तिगत मांग अनुसूची में हम कर चुके हैं, बाजार मांग अनुसूची में हम कर चुके हैं, मांग में विस्तार और संकुचन होता है उसमें हम कर चुके हैं। स्टार्टिंग में जब मांग का अर्थ पढ़ा था हमने, मांग का मीनिंग किया था, उसके अंदर भी हम कर चुके हैं। तो यही तो बात लिखनी है हमें, भी अन्य बातें स्थिर रहते हुए, क्योंकि मांग को निर्धारण करने वाले बहुत तत्व होते हैं। इस प्रश्न को हम कर चुके हैं। उन सभी तत्वों को स्थिर मानते हुए जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग मात्रा को उपभोक्ता घटा देता है, और जब वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग मात्रा को उपभोक्ता बढ़ा देता है। यानी कीमत घट रही है, मांग बढ़ रही है, कीमत बढ़ रही है, मांग घट रही है। इस विपरीत और प्रतिलोम संबंध को हम क्या कहते हैं, मांग का नियम कहते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने मांग के निर्धारण तत्व में पहला जो तत्व किया था वो ये किया था, वस्तु की सेवा की कीमत, और उसके अंदर मैंने आपको बताया था वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में विपरीत संबंध होता है। बस ये जो विपरीत और प्रतिलोम संबंध होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, मांग का नियम कहते हैं। कितना सिंपल है, देखो कुछ भी नहीं था। ठीक है, क्योंकि हम ये कितनी बार कर चुके हैं, जितनी बार हमने किया है वो एक ही बार रिपीट किया है, कीमत और मांग, कीमत बढ़ती है, मांग घटती है, कीमत घटती है, मांग बढ़ती है। बस ये विपरीत है, प्रतिलोम संबंध है, उल्टा संबंध है। तो यही संबंध अगर आपसे पूछे मांग के नियम में कीमत और मांग में कैसा संबंध होता है, तो आप कहोगे प्रतिलोम या विपरीत संबंध होता है। प्रश्न कैसे ही पूछा जा सकता है, लेकिन आपको मेन तो फैक्ट ये जो मैंने अलग लाइन लिखी है, आपको सिर्फ तो यही याद रखना है, वो तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है आपको। पूरे पूरा लेसन आपका कंप्लीट हो रहा है। चलो ठीक है, इसके साथ हम डायग्राम को तैयार करते हैं। डायग्राम वही जो हम पहले बहुत बार बना चुके हैं।
पी कीमत पर मांग थी क्यू, पी कीमत और मांग क्या थी, क्यू के बराबर थी, क्योंकि यहाँ पर हमने ओ एक्स पर वस्तु की मांग मात्रा ली है, ओ वाई एक्स पर हमने वस्तु की कीमत ली है। मैंने क्या लिखा है, वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो मांग मात्रा में कमी कर देता है, यानी कीमत बढ़कर P1 हो जाती है तो मांग मात्रा में कमी यानी घट जाती है, कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है। ठीक है, इसके उल्टा ले लेते हैं हम दोनों अलग मार्कर से, साथ में स्पष्ट नहीं देगा। अगर कीमत P1 से P हो यानी घट जाती है, देखो मैंने कहा है कीमत अगर घट जाती है तो मांग मात्रा में क्या हो जाता है, वृद्धि यानी बढ़ जाती है, इसका मतलब मांग मात्रा बढ़ जाती है। इसका मतलब एक बढ़ रही है, ये घट रही है, ये घट रही है, ये बढ़ रही है, ये विपरीत संबंधी तो है, उल्टा संबंधी तो है, यानी आप कह सकते हो मतलब प्रतिलोम संबंध है। और जब आप इनको आपस में मिला दोगे तो ये आपका बन गया मांग, और यही मांग का नियम है और कुछ भी नहीं है। कितना सिंपल है। अगर आपसे पूछे ना मांग के नियम को स्पष्ट करो, अगर आपसे प्रश्न ये आ जाए एग्जाम के अंदर भी मांग के नियम को रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट करो, तो करना क्या है, सिर्फ आपको ये लिखना है, अलग अलग ये इसको अलग पेरे से लिख दो, आपको रेखा चित्र बनाना है। अब रेखा चित्र को परिभाषित कर दो, देखो मैं रेखा चित्र को देख कर बोल रहा हूँ, इसके अंदर आपको लाइनें याद नहीं करनी, आप कभी देख लेना आपके बुक्स के अंदर जहाँ से भी आपको, जैसे मैं आपको पीडीएफ फाइल उपलब्ध कराऊंगा या जैसे आप कोई बुक्स लेके आ रहे हो, नोट्स लेके आ रहे हो, कभी देख लेना जो डायग्राम बना होता है उसके नीचे वाली बात कभी मत पढ़ना, आप कभी याद मत करना, ये आप अपने दिमाग में डाल दो, क्योंकि वो आपके याद है तभी तो आपने डायग्राम बनाया है। तो कैसे देखो, जैसा कि रेखा चित्र में स्पष्ट है, हमने ओ वाई अक्ष पर कीमत को लिया, ओ एक्स अक्ष पर मांग को ली। जब कीमत ओपी के बराबर थी, मांग ओक्यू के बराबर थी। जैसे वस्तु की कीमत ओपी से बढ़कर OP1 हो जाती है, वैसे उपभोक्ता मांग को OQ से घटाकर OQ1 कर देता है। यहाँ तो बढ़ जाती है, यहाँ घटाकर कम कर देता है। यदि कीमत OP1 से OP हो जाती है यानी घट जाती है, तो उपभोक्ता वस्तु सस्ती होने के कारण उसकी मांग OQ1 से बढ़ाकर OQ कर देता है, यानी कम हो जाती है तो घटाकर, बढ़ जाती है तो घटाकर। इससे कम से कम आप 6-7 लाइन लिख सकते हो, आप कहीं भी पढ़ के देख लेना, आपके बुक्स के अंदर जो डायग्राम के नीचे जो डिटेल दी होती है, जो पूरा आपसे उसके बारे में बताया होता है, वो चीज आपको डायग्राम देख कर लिखनी है, याद नहीं करनी वो। अगर आपको डायग्राम याद नहीं है ना तो वो करने का फायदा ही नहीं है, ये बात। यानी अगर आपको जब आपने ये कुछ लिख दिया, आपने डायग्राम बना दिया, तो आगे वाली चीज की रट्टा मारने की आवश्यकता ही क्या है, डायग्राम को तो परिभाषित करना है आपको। ठीक है, ये आपका मांग का नियम कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर मेरे हिसाब से कोई डाउट है नहीं, क्योंकि हम जो स्टार्टिंग में जब हम कंसेप्ट और डिमांड की जब स्टार्ट ही किया था ना, उसी स्थिति के दौरान मैंने आपको मांग के बारे में पहले स्पष्ट कर दिया था कि मांग होती क्या है। आगे जितना भी हमने किया वो मांग ही मांग, डिमांड ही डिमांड के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि मांग के निर्धारण करने वाले तत्वों में सिर्फ और सिर्फ आप वस्तु की कीमत को परिवर्तन करना है, सभी तत्वों को आपको स्थिर रखना है और सभी तत्वों को हम अन्य बातें मान के चलते हैं। अगर आपको ये मैं एक प्रश्न बनाता हूँ, देखो एक छोटा सा प्रश्न लिख के देता हूँ, आप करना। मैं आपको ये कह देता हूँ, मांग के नियम में जो अन्य बातें हैं, जब मांग के नियम में अन्य बातों का क्या अर्थ है। देखो सिंपल सा मैंने अपनी भाषा में कोई भी प्रश्न बना दिया सिंपल सा, इसका मतलब आपको अन्य बातें आप किसको मानते हो, ये हम बार बार पढ़ते हैं अन्य बातें अन्य बातें, नहीं पता तो होना चाहिए ना। अन्य बातें वो होते हैं जो मांग को निर्धारण करने वाले तत्व होते हैं, जैसे भोक्ता की आय होती है, वस्तु कीमत को छोड़कर ध्यान रखना, भोक्ता की आय होती है, भोक्ता की पसंद होती है, भोक्ता की रुचि होती है, जो फैशन होता है उस टाइम का, जो हमारी प्रत्याशित, जो भविष्य के अंदर प्रत्याशाएं होती है, जो संबंधित वस्तु की कीमतें होती है, स्थानापन्न वस्तु की कीमत होती है, पूरक वस्तु की कीमत होती है, वो अन्य बातें होती है। इसके अंदर आप लिख सकते हो इस बात। इसका मतलब हमें प्रत्येक चीज का कंसेप्ट का पता होना चाहिए, कोई भी शब्द हमें छोड़ना नहीं है, तो प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है। आगे हम नेक्स्ट करते हैं इसके।
अब आगे आपका जो टॉपिक आता है वो क्या आता है, मांग के नियम की व्युत्पत्ति। मांग के नियम की व्युत्पत्ति कैसी होती है, ऐसा क्यों होता है भी कीमत बढ़ने पर हम मांग बढ़ा देते हैं और कीमत घटने पर मांग को बढ़ा देते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसकी व्युत्पत्ति कैसे होती है, यानी ये उल्टा संबंध कैसे होता है, विपरीत संबंध कैसे होता है, किस प्रकार मांग का नियम तैयार हो जाता है। मांग का नियम समझ आता है, इसका मतलब आपको पूछा है वस्तु की मांग और उसकी कीमत में विपरीत संबंध, ये ऐसा क्यों होता है वो पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर देखो, पहला तो होता है आपकी शर्त, हमने पढ़ी थी MUX बराबर PX, अगर आपको याद हो तो हमने कहाँ पढ़ी थी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में पढ़ी थी। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, जो आपका भोक्ता के व्यवहार का लेसन था, उसके अंदर हमने भोक्ता का साम्य किया था। ये आपको एक आपको अंदर पढ़ोगे, ये MUX बटा PX, MUY बटा PY, इस चीज को भी हमने क्या किया था, सम सीमांत उपयोगिता नियम में कंप्लीट किया था। यानी इनके कारण क्या होती है, मांग के नियम की व्युत्पत्ति होती है, कैसे होती है वो आपको बता देता हूं मैं। सबसे पहले हम पहली जो समीकरण है वो पूरी करते हैं। पहली समीकरण आपकी बता रही है MUX बराबर PX, इसका मतलब हमने ये पढ़ा था, एक वस्तु कब बिकती है बाजार से, जब उसकी सीमांत उपयोगिता और कीमत दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे हम पैंट शर्ट लेने जाते हैं बाजार से, कोई कपड़ा लेने जाते हैं या कोई और वस्तु लेने जाते हैं, वो हमें कहता है 1000 रुपए की है, हम कहेंगे जी 800 रुपए देंगे, इसका मतलब हमारे लिए वो सीमांत उपयोगिता 800 के बराबर है। वो कीमत 1000 है, इसका मतलब सीमांत उपयोगिता हमारे लिए कम है और कीमत 1000 रुपए, इसका मतलब हम उस वस्तु को नहीं खरीदेंगे। लेकिन अगर वो दुकानदार ये कहे चलो ठीक है मैं 800 रुपए में देने के लिए तैयार हूं, तो उस टाइम क्या होती है, हम उससे वस्तु ले लेंगे और 800 रुपए दे देंगे, यानी क्रय विक्रय हो जाएगा, वस्तु बिक जाएगी। ठीक है, कब बिकी, जब ये दोनों यानी उनकी कीमत और हमारी सीमांत उपयोगिता दोनों क्या होगी, बराबर होगी। हमारी सीमांत उपयोगिता और जो उन्होंने कीमत ज्ञात कर रही थी, यानी वो दोनों बराबर हो गई। चलो आप 800 रुपए देने के लिए तैयार हो, मैं 800 रुपए लेने के लिए तैयार हूं, यानी बराबर हो गया ना दोनों का मैटर। और बराबर होते क्या होती है, वस्तु बिक जाती है। यदि वो 1000 रुपए पर अड़ा रहता, हम 800 पर अड़े रहते, तो क्या वस्तु बिक जाती, क्या कभी नहीं बिक पाती, हम उन वस्तु को वहीं पर छोड़कर चले जाते। अब इसके अंदर होता क्या है, हमें मेन तो ये पढ़ना है, मांग के नियम की व्युत्पत्ति कैसे होती है। देखो इसके अंदर पहली मैं ये बता देता हूं, MUX PX, MUY PY, या आप एक्स को लेके एक ही वस्तु लेके चल रहे हैं, MUX PX। ठीक है, यदि वस्तु की कीमत कम हो जाती है, देखो मांग का नियम तो हमने यही पढ़ा था, मांग के नियम की व्युत्पत्ति पढ़ रही है, कि कीमत कम होती है मांग बढ़ जाती है, कीमत बढ़ती है, पहला तो ये है, मांग घट जाती है, पहला ये है, दूसरा ये है। तो इसके आधार पर चलते हैं, यदि वस्तु की कीमत कम हो जाती है, वस्तु देखो मैंने आपको बताया जिस तरफ इसका मुंह खुला होता है, जिसे हम ग्रेटर देन बोलते हैं, ठीक है, जिसका तरफ मुंह खुला होता है वो संख्या बड़ी होती है, जिसकी तरफ बंद होता है, इधर बंद है तो इसका मतलब कीमत छोटी है। यानी ऐसी स्थिति में क्या होगी, कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है, एक्स वस्तु की कीमत कम हो जाती है। अब एक्स वस्तु की कीमत तो कम हो गई और हमारे लिए उसकी सीमांत उपयोगिता ज्यादा है, यानी वस्तुओं को हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, एक्स वस्तु को हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और हमें अभी चाहिए, अधिकतम वस्तु चाहिए, ज्यादा खरीद लेंगे, लेकिन उसकी कीमत भी कम मिल रही है, तो क्या कम खरीदोगे आप, हम उस वस्तु को क्या खरीदें, ज्यादा खरीद लेंगे। ये ऑलरेडी में होता है ना, एक से माल लेने जाते हैं, वो वस्तु हमें पसंद आती है, हम कहते हैं सारी दे दे मेरे को, 10 किलो दे दे, 5 किलो दे दे, लेकिन आप तो कीमत कम कर लेते हैं। जब वस्तु की कीमतें कम होती है तो ऐसी स्थिति में उसकी सीमांत उपयोगिता अगर ज्यादा होती है तो भोक्ता क्या करेगा, वस्तु की मांग को बढ़ा देगा, वस्तु की मांग को बढ़ा देगा। समझा रही है, क्योंकि उसकी कीमत तो कम है, तो कीमत घट चुकी है, कीमत कम हो चुकी है,
और उसकी सीमांत उपयोगिता ज्यादा है। इसका ये हमारे लिए उपयोगी तो बहुत है, वो उपयोगी भी बहुत है और मिल भी सस्ती रही है, तो कम थोड़ी खरीदेंगे। सीमांत उपयोगिता यानी हमारे लिए उपयोगी बहुत है वो वस्तु, लेकिन वो मिल भी साथ में सस्ती रही है, तो फिर तुम ज्यादा ही खरीदेंगे, कम थोड़ी खरीदेंगे। यानी मांग को बढ़ा देंगे। तो मांग का नियम लागू या नहीं हुआ? देखो, जब कीमत कम होती है तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है। दूसरी बात, जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, इसका मतलब उसकी सीमांत उपयोगिता तो कम होगी, क्योंकि लेस देन दिखा रहा है आपको, तो इधर मुंह बंद है इधर खुला है, और उसकी कीमत ज्यादा होगी। अब सुनो बात, जो वस्तु हमारे लिए उपयोगी भी कम है और ज्यादा कीमत में प्राप्त हो रही है, तो क्या उसको खरीदेंगे हम? एक तो वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, एक उसके लिए हमें कीमत भी ज्यादा देनी पड़ रही है, तो नहीं खरीदेंगे। इसका मतलब ऐसी स्थिति में वस्तु की मांग, उपभोक्ता क्या कर देता है? मांग को घटा देता है। इसका मतलब हुआ ना, जब कीमत कम होती है यानी इस साइड में, तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है। जब कीमत बढ़ती है, सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है, तो जो मांग है वो घट जाती है। इसकी समझ नहीं दिखाई दे रहा आपको? यहाँ कीमत घट रही है तो वस्तु की मांग बढ़ रही है, यहाँ कीमत बढ़ रही है तो वस्तु की मांग, ठीक है? क्यों? क्योंकि जब वस्तु की कीमत घटती है और हमारे लिए उपयोगिता ज्यादा, उपयोगी भी ज्यादा है, तो एक तो देखो हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, उपयोगी भी बहुत है, और वो हमें सस्ती भी मिल रही है, ज्यादा ही खरीदेंगे, मांग को बढ़ा देंगे। एक हमारे लिए इतनी उपयोगी भी नहीं है और मिल भी महंगी रही है, तो उसको नहीं खरीदेंगे, यानी उसकी मांग को घटा देंगे। तो ये स्थिति बताती है आपको मांग के नियम की भूत होती है। सिर्फ आपको ये दो चीजें रखनी है, ठीक है? उसके बाद हम इसकी सेकंड समीकरण करते हैं। पहले समीकरण सिंपल है ना, बिल्कुल ही, बस कीमत घटानी है, सीमांत उपयोगिता ज्यादा दिखाना है तो मांग बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ानी है तो सीमांत उपयोगिता कम दिखाना है तो मांग घट जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आपकी इसकी समीकरण थी, वो आपकी समीकरण थी MUX बटा PX बराबर MUY बटा PY। ये हमारी थी सम सीमांत उपयोगिता नियम की, जिसे हमने गॉसियन का द्वितीय नियम कहा था, प्रतिस्थापन का नियम कहा था, सम संतुष्टि का नियम भी हमने, या अधिकतम संतुष्टि का नियम भी हमने कहा था। उसके अंदर ये समीकरण हमने लगाई थी। अब बात क्या होती है, देखो, यदि x वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, x वस्तु की कीमत, क्योंकि इसमें तो हम एक वस्तु लेके चले थे सिर्फ x को, और इसके अंदर क्या लेके चलेंगे? दो वस्तुएं लेके चलेंगे, दो वस्तुएं लेके चलेंगे। ये चीज तो उस, जब हमने उपभोक्ता का व्यवहार किया था तभी हमने कंप्लीट किया था। ये एक वस्तु के दौरान आपको ये समीकरण लगेगी, तो जब दो वस्तुओं की बात करोगे तब ये समीकरण लगेगी, यानी एक से ज्यादा वस्तुओं की बात करेंगे। x वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, x वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, इसका कारण x वस्तु महंगी हो गई। मैं इसको यहां ऐसे लिख सकता हूं, MUX बटा PX MUY बटा, यानी ये किसका बता रहा है सूत्र? ये सम सीमांत उपयोगिता नियम का, सम सीमांत उपयोगिता नियम। ये भी आपको उपयोगिता का ही बता रहा है। किसका बता रहा है? तो उपयोगिता ही, बस कीमत को भाग देकर उपयोगिता ही निकालेंगे। MUX बराबर MUY, यानी कीमत को भाग देकर उपयोगिता तो निकलेगी, ठीक है? उपयोगिता का सूत्र है। अब इसकी कीमत बढ़ गई, इसकी कीमत बढ़ गई, x वस्तु की कीमत बढ़ गई, यहां पर देख लो x वस्तु की कीमत बढ़ गई, तो उपयोगिता क्या हो जाती है? इसकी कम हो जाती है। यानी कीमत तो बढ़ गई लेकिन उपयोगिता कम है, तो एक उपभोक्ता क्या करेगा? इस वस्तु को कम खरीदेगा, इसके स्थान पर y को प्रतिस्थापन करेगा, y को प्रतिस्थापन करेगा। इसका मतलब इसकी तो मांग घटा देगा। क्यों घटाएगा? क्योंकि इसकी कीमत बढ़ गई। इसकी मांग बढ़ा देगा क्योंकि इसकी कीमत सस्ती है। इसका मतलब इसकी सीमांत उपयोगिता ज्यादा है। इसकी तो कीमत बढ़ गई लेकिन सीमांत उपयोगिता कम है। देखो ये आपको लेस देन बता रहा है ना, कीमत बढ़ गई, सीमांत उपयोगिता कम है, तो कम खरीदेगा इसको, और इसकी कीमत बढ़ने का इसकी कीमत तो कुछ परिवर्तन नहीं है। इसका मतलब इसकी कीमत तो इसके अनुपात में तो सस्ती है लेकिन इसकी सीमांत उपयोगिता ज्यादा है, तो इसको की मांग को बढ़ा देगा। है वही चीज। मैं इसको ना नॉर्मल लिख देता हूँ एक लाइन में, मैं लिख देता हूँ MUX बराबर PX, कोई दिक्कत नहीं है, MUY, ठीक है? अगर ये स्थिति आ जाए, इसका अर्थ क्या हुआ? MUX की सीमांत उपयोगिता ज्यादा है,
इसकी कीमत ज्यादा थी, सीमांत उपभोक्ता कम है, तो भोक्ता वाई को थोड़ी खरीदेगा, भाई भोक्ता किसको खरीदेगा, एक्स की मांग को बढ़ा देगा। अगर ये स्थिति आ जाए एमयू एक्स लेस देन एमयू वाई, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी कीमत बढ़ चुकी है, इसकी कीमत कम हो चुकी है, यानी इसकी सीमांत उपभोक्ता ज्यादा है। और जहां पर कीमत कम हो और सीमांत उपभोक्ता ज्यादा हो, उसके दौरान क्या हो जाती है, मांग बढ़ जाती है। इसका मतलब एक्स की मांग बढ़ जाएगी और वाई की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या वाई की मांग बढ़ जाएगी, एक्स की मांग कम हो जाएगी। यानी दोनों स्थितियों में क्या होता है, एक आप कह सकते हो कि मांग के नियम की व्युत्पत्ति होती है। देखो अब ऐसी स्थिति है, इसकी सीमांत उपभोक्ता है तो वाई को मतलब वाई की मांग को बढ़ा देगा, एक्स को कम कर देगा। अगर ये स्थिति बोल दूं मैं एम यू एक्स बटा पी एक्स ग्रेटर देन एम यू वाई बटा पी वाई, ऐसी स्थिति में एक्स की सीमांत उपभोक्ता ज्यादा है, वाई की कम है, तो यहां पर उपभोक्ता क्या करेगा, एक्स वस्तु को प्रतिस्थापन करेगा, यानी वाई को छोड़ देगा, एक्स को लेगा। क्योंकि उपभोक्ता क्या चाहता है, हमने एक बात की थी उपभोक्ता के बारे में, उपभोक्ता का व्यवहार उपभोक्ता का सामने किया था, उसमें हमने एक बात की थी, उपभोक्ता का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना, अधिकतम वस्तु लेना, अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करना। अरे अधिकतम उपयोगिता उसको तभी प्राप्त होगी जब सीमांत उपभोक्ता अधिकतम मिलेगी। यहाँ पर सीमांत उपभोक्ता वाई की ज्यादा मिल रही है तो वाई को ज्यादा खरीदेगा, एक्स को कम खरीदेगा, तो एक्स की कीमत भी ज्यादा है। यहाँ पर सीमांत उपभोक्ता एक्स में ज्यादा मिल रही है तो एक्स को ज्यादा खरीदेगा और वाई को कम खरीदेगा, क्योंकि वाई की इसको कीमत ज्यादा चुकानी पड़ रही है, तो महंगी हो चुकी है, उसकी कीमत बढ़ चुकी है। यानी ये दो मेन कारण है जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, जिसके कारण क्या होता है, ये मांग के नियम की व्युत्पत्ति होती है या मांग का नियम बनता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है मांग के नियम के लागू होने के कारण। कि मांग का नियम लागू क्यों होता है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। मांग का नियम क्यों लागू होता है, ऐसा क्यों होता है भी कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ जाती है, ये कुछ कारण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर जो आपका पहला कारण है वो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। मेरे को एक बात बताओ, आपने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पढ़ा था, गोसेन का प्रथम नियम पढ़ा था जब हमने उपभोक्ता के संतुलन की बात की थी। उसके अंदर मैंने आपको बताया था भाई एक उपभोक्ता जब उत्तरोत्तर वस्तु की इकाइयों को बढ़ाता है तो उसकी सीमांत उपयोगिता होती है, घटती जाती है। हमने पढ़ा था ना, जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ एक्स इकाई ली थी, उसके अंदर 1 2 3 4, उसकी सीमांत उपयोगिता पहले 10 थी, फिर 6, फिर 4, अपने आप ले लो 3 ले लो, फिर 1 ले लो। यानी जैसे जैसे इकाई का उपभोग करेगा वैसे वैसे उसकी सीमांत उपयोगिता क्या होगी, घटती जाएगी। और सीमांत उपयोगिता के बारे में मैंने आपको बताया था, ये एक अतिरिक्त इकाई की होती है। यानी इस पहली इकाई की सीमांत उपयोगिता 10, दूसरे की 6, तीसरे की 3, चौथे की 1। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पर पहले इकाई की सीमांत उपयोगिता ज्यादा है तो उपभोक्ता अधिक कीमत देने के लिए तैयार होगा या नहीं होगा, अधिक कीमत देने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन जैसे इसकी सीमांत उपयोगिता कम होती है वैसे उपभोक्ता क्या होगा, उसमें कम कीमत देने के लिए तैयार होगा, कम कीमत देने के लिए तैयार। क्यों, क्योंकि उसकी सीमांत उपयोगिता घट चुकी है, अब वो इतनी कीमत नहीं दे सकता। पहले तो उसकी देखो, जब भूख बहुत तेज लगी हो ऐसी स्थिति में जो हमारी पहली जो रोटी हम खाते हैं उसके लिए हम कितने पैसे 10-20 रुपए एक रोटी के देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब हम 1-2 रोटी खा लेते हैं उसके बाद हम नहीं दे सकते, क्योंकि अब हमारी उसकी सीमांत उपयोगिता क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, अब हम उतनी कीमत देने के लिए तैयार नहीं होते। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मांग का नियम लागू होता है। क्यों होता है, क्यों, क्योंकि अगर मान लेते हैं तो यहाँ पर 10 रुपए इसकी कीमत थी, यहाँ पर भी 10 थी, यहाँ पर भी 10 थी, यहाँ पर भी 10 थी। यहाँ तो ठीक है 10 रुपए देने के लिए तैयार था,
लेकिन ऐसी स्थिति में सीमांत उपभोक्ता तो कम हो गई ना, एक्स वस्तु की ये तो सीमांत उपभोक्ता है 6, कीमत कितनी होगी 10, कीमत ज्यादा है, कीमत ज्यादा है सीमांत उपभोक्ता कम है। यहाँ देख लो कीमत ज्यादा है सीमांत उपभोक्ता कम है, कीमत ज्यादा है सीमांत उपभोक्ता कम है। और हमने ये पढ़ा था जब कीमत ज्यादा होती है और सीमांत उपभोक्ता कम होती है तो उपभोक्ता क्या करता है, उस वस्तु की मांग को घटा देता है, मांग को घटा देता है। ये बात बस ये आपका मतलब इसी कारण मांग का नियम लागू, क्योंकि जैसे जैसे वो उत्तरोत्तर इकाई का उपभोग करेगा वैसे वैसे उस वस्तु की प्रत्येक इकाई की वस्तु की सीमांत उपभोक्ता घटती जाएगी और उपभोक्ता आने वाली नेक्स्ट इकाई के लिए उतनी कीमत देने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो सीमांत उपभोक्ता होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अब इसके बारे में सेकंड पढ़ते हैं। एक आपका होता है आय प्रभाव, दूसरा क्या पढ़ोगे आप, आय प्रभाव। देखो आय प्रभाव के कारण भी क्या होता है, मांग का नियम लागू होता है। कैसे होता है सुनो बात, यहां पर बात करेंगे हम वास्तविक आय की, किसकी बात करेंगे, वास्तविक। इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं फिर इसको समझते हैं। देखो मेरे पास 50 रुपए थे, उस वस्तु की कीमत थी एक्स वस्तु, मेरा बजट था वो 50 रुपए थी, एक्स वस्तु की कीमत थी वो 10 रुपए थी। इसका मतलब एक्स वस्तु कितनी मात्रा खरीद पाता था मैं, 5, क्योंकि इससे भाग देंगे तो इसमें 5 ही आएगा, यानी 5 इकाई मैं खरीद सकता था। अब क्या हो गया, इसकी कीमत बढ़कर मान लेते हैं या 60 रुपए ले लेते हैं, बढ़िया, 6 इकाई खरीदता था मैं, अब उसकी कीमत बढ़कर 20 रुपए हो गई, कीमत बढ़कर 20 रुपए हो गई। अब मैं कितनी इकाई खरीद पाऊंगा, सिर्फ 3 इकाई खरीद पाऊंगा। अगर उस समय की बात करूं मैं, उस समय में जो 3 इकाई खरीद पाता था वो सिर्फ 30 रुपए ही खरीद पाता था। जब कीमत उसकी 10 रुपए थी तब मैं इकाई क्या खरीद पाता था, 30 की 3 इकाई खरीद पाता था, 30 रुपए मेरे पास बच जाते थे। अब जो कीमत बढ़ने के बाद उसकी 3 इकाई मैं 60 रुपए में खरीद रहा हूँ, इसका मतलब जो ये 60 रुपए है ना वो 30 रुपए के बराबर काम कर रहे हैं कीमत बढ़ने के कारण। देखो बजट तो उसका 60 रुपए ही है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी 60 रुपए था, यहाँ पर भी 60 रुपए है, लेकिन पहले वो 3 इकाई खरीदता था 30 रुपए में, अब वो 3 इकाई खरीद रहा है 60 के अंदर। पहले वो 6 इकाई खरीद सकता था, अब वो 3 इकाई, इसका मतलब रुपए की क्रय शक्ति कम हो गई। पहले तो 60 रुपए की क्रय शक्ति 6 इकाई के बराबर थी, यानी 60 रुपए 6 इकाई को खरीद सकता था, अब 60 रुपए सिर्फ 3 इकाई को खरीद सकता है, यानी उसकी क्रय शक्ति कम हो गई। इसका मतलब आय तो उतनी है लेकिन उसकी वास्तविक आय कम हो गई, यानी कीमत बढ़ने पर वास्तविक आय क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, यानी अब उसका 60 रुपए है वो सिर्फ 30 रुपए के बराबर काम कर रहा है, रुपया तो अब भी 60 है उसके पास, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कीमत बढ़ने के कारण वो 60 रुपए अब 30 रुपए के बराबर आ चुका है, यानी उसकी वास्तविक आय कम हो जाती है। तो जब वास्तविक आय कम हो जाती है तो उसको इकाइयां फिर क्या करनी पड़ेगी, कम ही तो खरीदनी पड़ेगी। पहले तो जब 10 रुपए कीमत थी तब तो वो 6 इकाइयां खरीदता था, अब कीमत बढ़ने पर उसको सिर्फ 3 इकाइयां खरीदनी पड़ेगी। तो ये तो मांग का नियम कहता है कि कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता उस वस्तु की मांग को घटा देता है। घटाने का कारण ये होता है क्योंकि वहां पर उसकी वास्तविक आय क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके बाद हम इसके साथ ही बात करें वास्तविक, अगर कीमत घट जाए, कीमत कम हो जाए या घटने पर उपभोक्ता की जो वास्तविक आय होती है वो कम हो जाता है, अधिक हो जाती है। कैसे, देखो यहाँ पर जब इसकी 10 रुपए कीमत थी तब वो 6 वस्तुओं को खरीदता था, 10 रुपए कीमत पर 6 वस्तुओं को खरीदता था यहाँ पर, ठीक है, 60 रुपए बजट था। अब कीमत घटकर उसकी कितनी रह गई, मान लेते 5 रुपए रह गई। अब उसके 6 रुपए पर 6 इकाई खरीदने पर 5 पर उसके 30 रुपए ही खर्च हो रहे हैं, इसका मतलब 30 रुपए उसके बच रहे हैं। ठीक है, ये जो 30 रुपए उसके बच रहे हैं वो क्या करेगा, उसको वस्तुओं को और ज्यादा खरीद सकता है वो, यानी अब उसकी कीमत 5 होने पर वो कितनी इकाई खरीद सकता है, 12 इकाई खरीद सकता है। कितनी इकाई खरीद सकता है, 12 रुपए तो 60 ही है उसके। अगर हम इसके दौरान देखें 12 इकाई, फिर तो 120 रुपए खर्च होते हैं उसके।
अब 12 इकाई उसको 60 रुपये मिल रहे हैं, इसका मतलब ये 60 रुपये ना वो 120 के बराबर काम कर रहे हैं। रुपये तो 60 ही है, लेकिन वो काम कर रहे हैं वो 120 के बराबर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वास्तविक आय बढ़ चुकी है, रुपये की क्रय शक्ति बढ़ गई है। तो ये बात हुई, जब कीमत कम होती है तो भोक्ता की वास्तविक आय, वैसे आय नहीं बढ़ती, वास्तविक आय बढ़ जाती है। क्योंकि अब वो 12 इकाई खरीदने लग गया उतने पैसे में। पहले उतने पैसे में 6 इकाई खरीदता था, अब उतने ही पैसे में वो 12 इकाई खरीद रहा है, यानी उसकी वास्तविक आय बढ़ चुकी है। और इसी कारण क्या होता है, वो मांग को बढ़ा देता है। देखो पहले 6 खरीदता था, अब वो कितने खरीद रहे हैं, 12। तो और भी कुछ फैक्ट है, और भी कुछ रीजन है, कारण है मांग के नियम को जो अपने लागू होने के, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जैसे हमारी जो नेक्स्ट क्लास है, कल जो क्लास होगी, यहाँ तक तो आपको सिर्फ यहाँ तक इतना ही पढ़ना है जितना मैंने आपको बता दिया। नोट्स बनाकर इसको तैयार करना है आपको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।